नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा चुनावी मैदान में। पश्चिम बंगाल में डेंगू के डंक ने ली 35 लोगों की जान। बढ़ता जा रहा है कहर। 40,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को भी बताया झूठा। चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को क्वार्टर फाइनल में मिली हार। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से दी मात। और सबसे पहले बात रोजगार मेले की, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में चुने गए जो युवा हैं उन्हें लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। वहीं देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली में सऊदी अरब के शाही दूतावास में 93वें राष्ट्रीय समारोह में शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने दोनों देशों के बीच साझा राजनयिक संबंधों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सऊदी के क्राउन प्रिंस की अगुवाई में भारत और सऊदी के संबंध गहरे हुए हैं और ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। India deeply values and cherishes our historical, culture and strategic partnership with Saudi Arabia. India-Saudi relations have deepened under the visionary leadership
of our great nations. The Strategic Partnership Council, under the direction of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and His Royal Highness Crown Prince and Prime Minister, has served to advance ties between our countries across all domains of bilateral cooperation, political, security, economic, social, cultural, and people-to-people ties. Our shared cultural experiences, economic synergies, and common quest for a peaceful and sustainable work make us natural partners. We thank Saudi Arabia for its support for India's G20 presidency under the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future. इंटरपोल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला करणवीर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इंटरपोल पोर्टल के अनुसार 38 वर्षीय करणवीर सिंह मूल रूप से पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला है। करणवीर भारत में वांछित आतंकी है। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोसिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीरवा में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान में इन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके पास से 3 पिस्तौल एवं अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। भारतीय सेना के चिनार कोर ने बताया कि सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई 25-26 सितंबर की मध्य रात्रि को की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर बेंगलुरु से। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच गंभीर विवाद है। अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती आ रही है। इन सबके बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। फिलहाल मसला ये है कि तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में विरोध हो रहा है।
कई संगठनों की ओर से आज बेंगलुरु शहर में बंद बुलाया गया। शहर में कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण बंद के मद्देनजर आधी रात से ही धारा 144 लगा दी गई। स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी है और बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपनी सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी। लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सभी रूट हमेशा की तरह चालू हैं। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इन सबके बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कावेरी जल मुद्दे को लेकर किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अभी तक डेंगू के 40,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से 35 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप अधिक दिख रहा है। उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को मिलाकर 8 जिलों में करीब 3,276 मामले दर्ज किए गए। देश भर की तरह झारखंड भी इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहा है। इस कड़ी में रांची से सटे नगड़ी पंचायत में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें यूनिसेफ, पंचायत प्रतिनिधि, पेयजल और स्वच्छता विभाग के कर्मी और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के तहत झारखंड के रांची के नगड़ी में स्वच्छता सेवा कार्यक्रम चलाया गया। स्कूली बच्चों ने गांव में स्वच्छता रैली निकाली। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, यूनिसेफ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। जो गांव-गांव में ये रैली चल रही है, जो स्वच्छता को लेकर हम लोग अपना रहे हैं और इसको स्वच्छता मुक्त करना है। कचरा उसमें है कि हम लोग हमारे डिवीजन से, हमारे विभाग से, पेयजल स्वच्छता विभाग से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें है कि सोक पिट बन रहा है, नाडे बन रहा है, जल स्रोत के लिए सोख्ता गड्ढा का निर्माण हो रहा है और प्लास्टिक निपटान के लिए हम लोग बम्बो स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद नगरी पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जल सहिया ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के आयोजन से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। बहुत ही अच्छा पहल है सरकार के माध्यम से। और ये पखवाड़ा पहले स्वच्छता की जागरूकता के तहत शहरों में ज़्यादातर देखा जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में गाँवों को, छोटे छोटे कस्बों को भी जोड़ा जा रहा, ताकि लोगों में ये जो उदासीनता थी वो हट के अच्छे तरीके से इसके प्रति जागरूकता हो पाए। स्वच्छता रैली में नगड़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों में खूब उत्साह दिखा। विद्यार्थी भी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक नजर आ रहे हैं। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। हमारे विद्यालय में साफ सफाई हो रही है। पानी पे ध्यान देना, कचरा का निपटान करना, प्लास्टिक की कम से कम प्लास्टिक के उपयोग करना। आज हम लोग कुछ ड्राइंग, निबंध ये सब बनाए और लड़कियों को भी इसके तहत ज़्यादा ज़रूरी इसको रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता संबंधित पेंटिंग्स एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेताओं को प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। रांची से दिवाकर कुमार, डीडी न्यूज। और अब बात प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना से जुड़ी, जो कामगारों के लिए नई रोशनी लेकर आई। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा की अगर बात की जाए तो वहां कामगार और शिल्पकार इस योजना से खुश हैं। उनका मानना है कि इस योजना की शुरुआत से आर्थिक सशक्तिकरण हो पाएगा। देखिए रिपोर्ट।
झारखंड के गढ़वा जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना कामगारों के लिए नई रोशनी लेकर आया है। वेल्डिंग का वर्कशॉप चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले छोटू अंसारी ने इसे कामगारों और शिल्पकारों के लिए मील का पत्थर बताया। हम लोग छोटा दुकानदार हैं, हम लोग का यही धंधा है छोटा मोटा, हम लोग के इसी से पूरा घर परिवार चलता है। हम लोग के बहुत जानकर खुशी है कि विश्वकर्मा योजना जब से लागू हुआ है तब से हम लोग के कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। सरकार को धन्यवाद। लकड़ी के कारोबार से जुड़े किशोर कुमार भी पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर काफी आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो बनाया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। पहले हम लोग साहूकारों से कुछ पैसा लेकर हम लोग धूमधाम से बनाते थे, लेकिन आज कम पैसा में बैंक हमको दे रहा है लोन, उसी से हम लोग मना रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। कांच को आकार देकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि ये योजना छोटे और मध्यम वर्ग के शिल्पकारों को सेठ और साहूकारों से आजादी देने वाली योजना है। पहले हम लोग साहूकारों से लोन लेके काम करते थे, इससे दिक्कत होता था। आज हमको बैंक से कम ब्याज पे लोन मिलेगा, इससे हम लोग को बहुत बड़ा सहायता मिलेगा। इससे हम अपने परिवार को, बाल बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण कर सकते हैं, अपने दुकान को, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार समावेशी विकास को नया आयाम दे रही है ताकि समाज के सभी वर्ग सशक्त बनकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की उसी सोच का परिणाम है जिससे कामगारों और शिल्पकारों की तकदीर बदलनी तय है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अब बात हमारे खास सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश से जुड़ी हुई। तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम गिरिडीह में जन आंदोलन का रूप ले रहा है। जन प्रतिनिधियों के साथ आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर झारखंड के गिरिडीह जिले में भी खास उत्साह देखने को मिला। गिरिडीह से भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में घर घर घूमकर अमृत कलश यात्रा के लिए मिट्टी जमा की। हमारे देश में पहली बार जो हमारे सैनिकों ने अपने जान देश की रक्षा के लिए निछावर किया है, उनकी याद में पौधारोपण करने का ये अनोखा प्रयोग है। इससे देशवासियों में एकता का संचार होगा। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरगडीहा में मुखिया सुनीता देवी ने स्कूली बच्चों को मेरा माटी मेरा देश अभियान को लेकर जागरूक किया, तो पूर्व मुखिया महेंद्र प्रताप वर्मा ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। मेरा माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग पूरे मोहल्ला से, देश में झारखंड के हर घर से माटी हम लोग संग्रह कर रहे हैं जो दिल्ली जाएगी। वहाँ पे एक अमृत वाटिका का निर्माण होना है। देश के हर एक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लाल, उनके नाम से वृक्षारोपण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि आम आदमी भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत केरल में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम के पूवाचल में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने एक सैनिक के घर जाकर अमृत कलश यात्रा के लिए मिट्टी एकत्रित की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए जान कुर्बान करने वालों को देश हमेशा याद रखेगा और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाने वाली अमृत वाटिका उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मथुरा और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी अभियान चलाया गया। यहां अमृत कलश यात्रा निकालकर घर घर से मिट्टी एकत्रित की गई। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह और देशभक्ति की भावना दिखाई दे रही थी।
मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मथुरा में भी गांव, कस्बों और तहसीलों में ये अभियान तेजी से चल रहा है। देश के अमर जवानों को याद करते हुए लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मथुरा के नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। 30 सितंबर तक गांव-गांव में अमृत कलश यात्रा जाएगी और घर घर से मिट्टी एकत्र की जाएगी। जो कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नहीं जोड़ रहा है, ये कार्यक्रम पूरे देश के जोड़ रहा है, समाज के हर वर्ग को जोड़ रहा है और विविधता में जो एकता का जो भारत का जो मूल मंत्र है उसको दिखा रहा है। बिरला मंदिर से लेकर के बादशाह ग्राम तक एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें घर घर जाकर हमारे विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर मेरी मिट्टी मेरे देश के अंतर्गत हमने अमृत कलश यात्रा में मिट्टी और चावल एकत्रित किए। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अभियान चल रहा है। यहां रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष भाजपा राजेंद्र ठाकुर की अगुवाई में सभी 124 बूथ में हर घर से मिट्टी ली जा रही है। इस अभियान के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश दुनिया में प्रथम बार किसी पार्टी ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कार्यक्रम तय किया, लोगों में इसको लेकर के बड़ा उत्साह रहा और वीरों के प्रति जो मन में श्रद्धा और नमन का भाव है देशवासियों के, वो उसमें दिखा है। मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा अभियान है जिसमें पूरा देश बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और देश के वीर सपूतों को नमन करते हुए देश की राजधानी दिल्ली की अमृत वाटिका के लिए अमृत कलश में मिट्टी एकत्र की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुर्खियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को वर्चुअली सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 46 स्थानों पर आयोजित होगा कार्यक्रम। युवाओं को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को बीजेपी ने उतारा चुनावी मैदान। पश्चिम बंगाल में डेंगू की डंक ने ली 35 लोगों की जान। बढ़ता जा रहा है कहर। 40,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। राजधानी कोलकाता और राज्य का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद। शहर में धारा 144 लागू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बीच हुई मुलाकात। G20 सम्मेलन की सफलता समेत अहम विषयों पर हुई चर्चा। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री। कहा, आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है कनाडा। श्रीलंका में भयानक नरसंहार वाले ट्रूडो के बयान को बताया झूठा। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को क्वार्टर फाइनल में मिली हार। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से दी मात। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड ने CPSC गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में CSR गाथा, CPSC और कार्यान्वयन एजेंसियां जो विषय है उस पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट।
लोक उद्यम विभाग यानी डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के समर्थन और स्कोप के सहयोग से सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 14 में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने सोमवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के सचिव अली आर रिजवी भी मौजूद रहे। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ CSR की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 70 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहे, जिसमें बहुत सारे NGO है। और मैं अभी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया और ये सब देखने के बाद मुझे बहुत हर्ष हुआ कि बहुत सारे PSU के माध्यम से CSR NGO को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हर सेक्टर में काम हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर लो, हेल्थ सेक्टर लो, न्यूट्रिशन लो, माल न्यूट्रिशन लो, वाटर कंजर्वेशन हो या हेरिटेज प्रिजर्वेशन हो, हर सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। गोलमेज बैठक के दौरान वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR, समझौता ज्ञापन जैसे मुद्दों पर चर्चा की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। CPSE के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसियां, हितधारक मंत्रालय और आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बेसिकली हम वॉरशिप्स बनाते हैं इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए, और इसके अलावा हम ब्रिजेस भी बनाते हैं फॉर द हिली टेरेन्स इन द कंट्री। ये जो CSR कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बहुत ही हमारे CSR एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हैं, इसके तहत हम काफ़ी नेटवर्किंग कर सकते हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में CPSE प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में कुछ एक गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि NGO को भी बुलाया गया है। बिश्नौली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान ने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। क्या खासियत है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO नंदिता बख्शी मैडम। किस तरह का आपने यहाँ प्रदर्शनी लगाया? हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक इतने बड़े कॉन्क्लेव में जहाँ पे 80 से भी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी NGO को जो पिछले 2 दशक से ज़मीन पे महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कर रही है, आज वो सब यहाँ पे प्रदर्शित करने का हमें मौका मिला है। इसके लिए हम आभारी हैं। यहाँ सामाजिक प्रतिबद्धता, विवाद समाधान और CPSE के कार्य प्रदर्शन को बढ़ाने के मकसद से हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन के साथ ही CSR गाथा, CPSE और कार्यान्वयन एजेंसियां विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। प्रदर्शनी सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खेल और अन्य को मजबूत करने की दिशा में CSR गतिविधियों के जरिए CPSE के योगदान को प्रदर्शित कर रही है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात खेल की। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा हुआ है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। 31 गोल के विशाल अंतर के साथ भारत शीर्ष स्थान पर। इससे पहले टीम इंडिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 16-0 के अंदर से जीत हासिल किया था। भारत का अगला मैच जापान के साथ है। महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत की तलवारबाज भवानी देवी को चीन की शाओ याकी के खिलाफ 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। वे पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। हार से पहले भारतीय खिलाड़ी का 6 मैचों में अजेय प्रदर्शन रहा था। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर साबित कर दिया कि वो बेस्ट है। स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना टीम की जीत से खुश नजर आई। भारतीय टीम की इस जीत पर और आगामी पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप को लेकर उनकी क्या राय है, इस पर खास बात की है चीन के हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनके साथ। आइए देखते हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद हैं क्योंकि टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। उस वक्त हमारे साथ स्मृति मंधाना मौजूद है। स्मृति, कैसे देखती हैं टीम की इस कामयाबी को? वेल आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट था, स्पेशली आई थिंक चाइना में आके जब पता नहीं था कि विकेट्स कैसे मिलेंगे, कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं जाता, और आई थिंक प्रीटी स्पेशल कि हम लोग इंडिया के मेडल टैली को कंट्रीब्यूट कर पाए। आई थिंक वही हमारा एम था जब हम निकले थे चाइना के लिए, और बहुत आई थिंक पूरा टीम एफर्ट था, सब लोगों ने अपने अपने रोल्स बहुत अच्छे से निभाए, एंड आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पूरा इस टूर्नामेंट में टीम का, हालांकि क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट हुआ, लेकिन किस तरह से देखती हैं उस टीम के परफॉर्मेंस को और कितना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर गया है एशियन गेम्स का जो पार्टिसिपेशन रहा है? Yeah, I think first match से I think definitely वो वॉश आउट हो गई थी, बट वी स्टिल गॉट 175 इन 15 ओवर में, एंड बांग्लादेश को जिस तरह से आई थिंक हमने 51 ऑल आउट करा और ई चेस कर लिया, आई थिंक वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली आज हमारा यही एम था कि वी प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड आई थिंक डेफिनेटली बांग्लादेश सीरीज थोड़ी टफ रही थी हमारे लिए, वनडेज हमारा ड्रॉ हो गया था, जो विच वी वेर रियली हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। तो इधर आए थे जब हमारा एक मिशन था कि वी हैव टू विन मैचेस, नॉट ओनली विनिंग मैचेस, आई थिंक कन्विंसिंगली विन करना था, और आई थिंक लास्ट तीनों मैचेस हम लोग काफी कन्विंसिंगली अच्छा क्रिकेट खेल के हम लोग जीते। कुछ ही समय के बाद मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेकर के क्योंकि फेवरेटिज्म जाहिर तौर पर भारत होगा, लेकिन फिर भी एज अ क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि इस बार की चुनौती जो है वो कितनी टफ है? वेल आई थिंक होम वर्ल्ड कप काफ़ी स्पेशल होता है, डेफिनेटली मैंने एक खेला हुआ है बहुत साल पहले, बट उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, बट आई थिंक होम वर्ल्ड कप प्रेशर और सब चीज़ें आई थिंक लेके आता है, पर आई थिंक जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है एशिया कप में, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस करा, और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग फॉर्म में लग रहे हैं, राइट टाइम टू पीक हुआ है, और होपफुली हमारा तो ऑफकोर्स सपोर्ट इंडिया के लिए होगा, एंड होपफुली पहला आई थिंक एज अ क्रिकेटर हम पहली सोच रहती है कि सेमीफाइनल तक पहुंचे, एंड उसके बाद आई थिंक इट्स वन गेम ऑन अ टाइम, सो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग जो हम लोग आई थिंक क्रिकेटर्स एम करते हैं, एंड आई एम श्योर वो भी करेंगे कि पहले सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। आखिरी सवाल, जिस तरह से देश में खेलों को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि मेडल्स की जो है वो झड़ियां लग रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं पिछले 9 साल के दरमियान कितना चेंज आया है खेलों में? आई थिंक काफ़ी चेंज आया, क्योंकि आई थिंक 9 साल पहले मोस्टली मेंस क्रिकेट की बात होती थी ज़्यादा, मतलब विच इज़ गुड ऑल्सो, विच इज़ नॉट बैड, बट दूसरे खेलों का उतना, इवन विमेंस क्रिकेट उतना उसकी बात नहीं होती थी। तो अभी आई थिंक लास्ट स्पेशली 6 से 7 साल से विमेंस क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा हुआ है, और दूसरे खेलों में आई थिंक ओलंपिक्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एंड इतने सारे आई थिंक सारे एटलीस्ट हाउस होल्ड नेम्स हो गए अभी, विच इज़ आई थिंक वो बहुत मोटिवेट करता है जब कोई यंग लड़का और लड़की अगर टीवी देख रहे हैं और मेडल्स जीत रहे हैं इंडिया, आई थिंक वो काफ़ी मोटिवेट करता है कि नीरज चोपड़ा जैसे जैवलिन फेंके या सिंधु जैसे बैडमिंटन खेले। सो आई थिंक डेफिनेटली लास्ट 9 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रहा है आई थिंक ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में। वुमेन्स पार्टिसिपेशन को कैसे देखती हैं पूरे खेल में? आई थिंक काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जितना हम सुनते आते हैं जैसे ओलंपिक्स, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग पार्ट नहीं लेते, होपफुली वो चेंज हो सकता है, बट आई थिंक जिस तरह से इतने सारे हाउस होल्ड नेम है, मेरा भाई चानू, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, आप लाइक यू कैन जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट देम। आई थिंक ये 4-5 साल पहले आई थिंक इतने नाम बाहर नहीं थे, बट आई थिंक जिस द वे विमेन्स स्पोर्ट अभी इंडिया में डेवलप हो रहा है और जिस तरह से सबका सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज केप्ट इट गोइंग। आपने बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है स्मृति मंधाना, जो कि अपनी टीम की जीत से भी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी मान रही हैं कि खेलों के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं जो हैं वो लगातार अपना दमखम जो है वो दिखा रही हैं, और पिछले 9 साल के दरमियान इसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। कैमरामैन आशीष महोरिया के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, हांगजू। और अब खबर दलाल स्ट्रीट से। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 20 अंकों की बढ़त के साथ 66,043 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 8 अंकों के फ्लैट शुरुआत के साथ 19,682 के स्तर पर। देखते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। साथ ही 24-25 और 25-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया।
दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दाल की स्टॉक सीमा की अवधि को 30 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर के अब 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक होलसेलर्स के लिए स्टॉक रखने की लिमिट को 200 टन से घटाकर 50 टन किया गया है। अगस्त महीने में डीमैट अकाउंट की संख्या सालाना आधार पर 26% बढ़ी 12.7 करोड़ हो चुकी है। इस बढ़त की मुख्य वजह शेयर बाजारों में आकर्षक रिटर्न और डीमैट अकाउंट खोलने की सुगम और सरल प्रक्रिया है। आरबीआई ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन बैंक समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। ये जुर्माना बैंक के नियमों को उल्लंघन करने पर लगाया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों में कुल 8.7% के एनपीए को लेकर के सहज नहीं है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों से इस अनुपात को कम करने की हिदायत दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के लिए शेयर बाजार नियामक सेबी को एक प्रस्ताव दिया है। अगर ये समय सीमा बढ़ती है तो 3:30 बजे के बाद भी वायदा बाजार में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता नजर आया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विदेशी व्यापार 2030 तक $1,200 अरब बढ़ सकता है। जीटीआरआई के अनुसार बंदरगाह और सीमा शुल्क परिचालन को सुव्यवस्थित करने में राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आइए सीधे चलते हैं। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेलों से मिलते लाखों नए रोजगार देश के युवाओं में अपार उत्साह और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। आज के रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही कार्यरत होंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इनको प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि वो अपना नया दायित्व ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित भी कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में जहां एक और सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को गति मिली, वहां साथ ही साथ वर्षों से रुकी हुई पदोन्नतियों और प्रमोशंस को भी तेज रफ्तार से अंजाम देने का काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर यूपीए सरकार के कार्यकाल के पहले 9 वर्षों में मुश्किल से 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हो पाई थी। आपके कार्यकाल में अभी तक 9 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसी तरह से यूपीए सरकार में आलम यह था कि बहुत सारे सज्जन जिस पद पर नियुक्त होते, उसी पद से बिना प्रमोशन के रिटायर भी हो जाते। मनोबल भी जाता रहता और मोटिवेशन भी घट जाता। आपके नेतृत्व में हमने मास प्रमोशंस अर्थात बल्क प्रमोशंस का सिलसिला जारी किया, 9,000, 2,000, 4,000, ताकि हम उस बैकलॉग को क्लियर कर सकें। नतीजा ये कि यदि हम केवल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज को ही देखें, सीएसएस को, तो 160% वृद्धि हुई है यूपीए कार्यकाल की तुलना में प्रमोशंस की संख्या में गत 9 वर्षों के आपके नेतृत्व में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, आपने समाज में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं,
आपने स्टार्टअप पॉलिसी लाई, देखते ही देखते 350-400 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख हो गई। आपने अंतरिक्ष जैसे सेक्टर्स को खोल दिया, रातों रात स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 4 से बढ़कर के 150 हो गई और चंद्रयान की सफलता के बाद नौजवानों का रुझान और भी बढ़ गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना लाई, 60-65% से अधिक लाभार्थी उसकी महिलाएं हैं। आपने रेहड़ी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ग्रुप्स को उसका लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी रोजगार की चिंता आपने ना की हो। अभी हाल ही में आपने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया और आजादी के बाद शायद पहली बार किसी सरकार या किसी प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता की जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथों की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी जीविका कमाते थे, समाज की सेवा भी करते थे और साथ ही साथ भारत की प्राचीन सभ्यता और हिंदुस्तान की अजीम तहजीब और विरासत को जिंदा रखे हुए थे। प्रधानमंत्री जी, आपने जहां हर वर्ग के कर्मियों को सशक्त किया, वहां साथ ही साथ समाज में उन्हें आदर सम्मान भी दिया। हमने देखा, चाहे भारत मंडपम हो, चाहे नया संसद भवन हो, आप स्वयं कर्मियों के बीच में जाकर के उनकी सुख सुविधा की सूचना लेते रहे हैं। और आज भी जब ये 50,000 नियुक्ति पत्र जारी होंगे, इसमें से अधिकतर डाक विभाग के हैं। हम सब ये जानते हैं, आज का डाक विभाग वो गुजरे जमाने का डाक विभाग नहीं रहा। ये वही विभाग है जिसके माध्यम से बुजुर्गों को हर महीने पेंशन पहुंचता है। ये वही विभाग है जो आपके द्वारा सन 2023 में शुरू की गई महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को लगभग 1.5 लाख डाकखानों के माध्यम से वितरित कर रहा है। और ये वही विभाग है जो सुकन्या समृद्धि के 46,000 से अधिक खाते खोल चुका है और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसे अन्य सर्विसेज भी उपलब्ध करवा रहा है। बहुत लंबी बात ना करते हुए, हमें विश्वास है जिस भरोसे के साथ आप इन नवयुवकों को ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, ठीक उसी भरोसे के साथ ये आने वाले 25 वर्षों में आपके सपनों के वरिष्ठ भारत के निर्माण में अपना जीवन समर्पित करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के बढ़ते सामर्थ्य का संदेश लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर युवा सामर्थ्य से सिद्ध होते विकसित भारत के विराट संकल्प का संदेश भी लेकर आई है। अमृतकाल के इसी संदेश को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है,
यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ग्रामीण डाक सेवक, सहायक लेखा अधिकारी, आयकर निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, लिपिक, जूनियर इंजीनियर, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर के रूप में नए भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनेंगे। रोजगार मेला आज युवाओं के सपनों को सच करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ रहे सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करें। साक्षी बन रहा है। कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में देश की आधी आबादी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। साथियों, आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने
2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको हमेशा सिटीजन फर्स्ट की भावना से काम करना है। आप तो एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है। जो गैजेट्स आपके पेरेंट्स मुश्किल से ऑपरेट कर पाते हैं, आपने खिलौनों की तरह उनका इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजी से इस सहजता को अब आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल करना है। हमें सोचना होगा कि हम गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से कैसा नया सुधार कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में आप कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर सकते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा है। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। डीजी यात्रा से हमारा आना जाना आसान हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी से करप्शन घटा है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी घटी है, कंफर्ट बढ़ा है। आपको इस दिशा में और ज्यादा से ज्यादा काम करना है। गरीबों की हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी पॉलिसीज ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। हमारी नीतियां नए माइंडसेट, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी
आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं। रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। G20 समिट की सफलता भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रूप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है कि यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों,
संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 जो रोजगार मेले के अंतर्गत नियुक्ति पत्र बांटे हैं युवाओं को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नए संकल्प के साथ भारत इन युवाओं की बदौलत आगे बढ़ रहा है और ये संकल्प का समय है और ये मौका इन युवाओं को दिया गया है कि किस तरह से कर्मयोगी और जुझारू बनकर भारत की आर्थिक गाथा में एक नया अध्याय वो लिखें। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसे कई नए सेक्टर्स हैं जिसमें प्रौद्योगिकी के बल पर लगातार विकास हो रहा है और युवाओं के लिए लगातार अवसर बन रहे हैं और इन अवसरों का लाभ उठाकर देश की प्रगति में योगदान देने का ये सुनहरा मौका है। तमाम जो ये सरकारी विभाग हैं जिनके अंतर्गत ये युवा काम करेंगे, ये मौका है कुछ कर गुजरने का, कुछ नया करने का। और प्रधानमंत्री ने इस ऊर्जा मंत्र के जरिए युवाओं में प्रोत्साहन भरते हुए यही बात कही कि किस तरह से अपने हुनर और साथ ही साथ प्रशिक्षण के जरिए लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है वो उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।